उत्तर प्रदेश चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। बहुत सारे दलों के प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा भी इस बार कड़े निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में हम हमारे साथ बसपा के सदस्य प्रत्याशी राजकुमार गौतम है और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जब उन्होंने 2007 में जमानिया विधानसभा से चुनाव लड़ा था और अब 2022 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों चुनाव में इनको क्या अंतर लगता है? उस बार चुनाव आयोग बहुत सख्त भी था और मैं इस बात को के लिए बधाई देना चाहता हूं। 2007 में प्रारंभिक दौर में शिवपाल यादव जी किसी बूथ पर गए थे और वहां उनके ऊपर सुरक्षा कर्मियों ने राइफल तान दी थी। उस बात का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि हम लोग जब अंतिम दौर में इधर वोट पड़े तो थोड़ा पहले बलान्वयन की कोशिशें होती रही थी, एक भी कोशिश नहीं हो पाई और उसी का परिणाम था कि मैं लगभग 1000 वोट से वो चुनाव जीत गया था। जहां तक भौगोलिक परिस्थितियों की बात है, जमानिया विधानसभा के बीच में कुछ जमानिया की तरफ पड़ता था, कुछ इधर करंडा में पड़ता था, बीच में गंगा नदी थी, तो थोड़ा दुरूह काम था। लेकिन उस बार हम लोग बहुत अच्छे से डोर टू डोर कैंपेन करके गांव में जाके और हर परिस्थिति को देखे। इस बार तो गाजीपुर सदर विधानसभा बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत दौड़ा भागी नहीं है। 25-30 किलोमीटर के उसमें लंबाई में ही मेरी विधानसभा है। जहां तक चुनाव आयोग का प्रश्न है, क्योंकि चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसपे सबका बहुत भरोसा है, लेकिन कहीं न कहीं कोरोना की आड़ में विपक्षियों को प्रचार करने से रोकने का प्रयास महसूस होता है। पता नहीं हकीकत क्या है। ऐसा महसूस होता है कि जबकि कोरोना का न वो प्रभाव है और न कोरोना का वो विस्तार है। यह स्पष्ट साफ दिख रहा है कि कहीं लोग घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, कोरोना का कोई असर नहीं। ऐसा में बात करें कि अब जो गाइडलाइन है कि डोर टू डोर जो है लोगों से मिलना है, तो क्या लगता है डोर टू डोर जो मिलने का क्रम है इसमें इससे जो पूरे चुनाव में क्या आप हम सभी व्यक्ति से मिल पाएंगे आप लोग या क्या हो पाएगा? कठिन काम है। हमारी कोशिश है कि हर गांव में मिल लें, क्योंकि पहले मैं रहा हूं यहाँ जनप्रतिनिधि और 2012 के चुनाव में मैं सबसे मिला हूं, तो एक जगह इकट्ठा होके भी जो 300 की संख्या है और अब बढ़ा के शायद 500 कर दी गई है, तो मिल लेते हैं। इससे कम की संख्या में लोगों को जुटा के उनसे बात कर लेते हैं और जहां संभव नहीं होता वहां डोर टू डोर चले जाते हैं। लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स। विधायक जी को बात किया जाए कि जब आप विधायक थे तब आपने कॉन्सेप्ट शुरू किया था सामूहिक शादी का। उसी कॉन्सेप्ट को जो मौजूदा सरकार में जो है सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के रूप में लाया गया, तो जब आपने उस समय यह सोचा था तो इस तरह कैसे सोच आई थी और कैसे कर पाए थे? मुझे लोग मिलते रहते थे। जब मेरी एक आदत थी कि मैं सुबह 7 बजे अपने आवास पर बैठता था और जब तक सारे लोगों की बात नहीं सुन लेता था तब तक मैं उठता नहीं था। 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे। तो उसमें बहुत ये सामाजिक समस्या आई। कोई विधवा है, उसकी लड़की की शादी नहीं हो पा रही, कोई गरीब है, उसकी लड़की की शादी नहीं हो पा रही। तो मन में एक संवेदना थी कि ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। अपने मित्रों दोस्तों से सबसे हमने सलाह की, सब लोगों ने कंट्रीब्यूशन के लिए कहा कि हम भी अपने तरीके से करेंगे कंट्रीब्यूशन। तो वो जो हम लोगों ने कराया था, गाजीपुर की एक अभूतपूर्व घटना थी और एक बहुत ख्यातिलब्ध पत्रकार से उन्होंने बहुत अच्छी खबर छापी थी। और मैं कहूँ तो थोड़ा मेरे विरोधी भी माने जाते थे, लेकिन उन्होंने जब मैंने बात किया धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कि आपने इस खबर की बहुत अच्छी कवरेज की है दैनिक जागरण में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जनता की खबर थी और खबर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इतना सुंदर वो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब काशी विद्वत परिषद के लोग मंच पर थे और हर माड़ो था, हर हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के शादियां थी। 10 मुस्लिम जोड़े थे और लगभग 41 हिंदू जोड़े थे और
हर माड़ों में अलग ब्राह्मण अपने तरीके से, ये नहीं कि केवल माला पहना के शादी कर दी, बहुत सुंदर। और आज जब सरकारें वो काम करा रही हैं तो मुझे अपने उस क्रिएशन पे बहुत कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। उसकी अगर शादी देखा जाए जो शासन द्वारा किया जा रहा है, अभी पिछले दिनों शादी जो हुई उसमें बिना सिंदूर की शादी हो गई। इस बार जो शादी हुई बिना माड़ों का हो गया, बिना पंडित का हो जा रहा, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? एक परसेप्शन हिंदू मुस्लिम का फैलाया जा रहा है, लेकिन हिंदू परंपराओं का फॉलोइंग और जिस तरह से क्रियान्वयन होना चाहिए हो नहीं पा रहा है। नियत की बहुत बड़ी एक प्रश्न चिन्ह है। देखें, कोरोना काल में जितनी मौतें हुई, गंगा में लाशें तैरती हुई मिली, हिंदू धर्म में अंत्येष्टि का प्रावधान है और अग्नि को समर्पित की जाती है, ये पंच तत्वों से मिली हुई ये शरीर, वो तक लोगों को नसीब नहीं हो पाया। चलिए, वो बहुत बड़ी एक ऐसी विभीषिका थी जिसमें सरकार फेल हो गई, कोई बात नहीं। अब इन शादियों में, ये समारोहों में बिना सिंदूर के शादी कराना, बिना हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो किए शादी कराना, कहीं ना कहीं नियत पे इसका वो हमें प्रश्न चिन्ह दिखता है कि ये केवल ढिढोरा पीट रहे हैं, हिंदू समाज की रीतियों को, रिवाजों को उतने कायदे से टोकेनिज्म कर रहे हैं। अगर हम बात करें गाजीपुर, तो गाजीपुर में कहा जाता है कि पटेल आयोग लागू हुआ था। पटेल आयोग की संस्तुति पर गाजीपुर का गंगा पुल बना, नंदगंज का चीनी मिल बना, बहादुरगंज में कटाई मिल में। मौजूदा समय की बात करें तो सिर्फ गंगा पुल बचा हुआ है, बाकी जो कटाई मिल है और आपका चीनी मिल है, दोनों लगभग खत्म हो चुका है। तो ऐसे में यदि आप एक विधायक, एक बार फिर से विधायक बनते हैं, तो क्या रहेगा आपका स्ट्रेटजी? उस समय इस रेलवे लाइन को उससे जोड़ने का भी रिकमेंडेशन था, जो कि अभी पिछले वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराया है। निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि तत्काल गाजीपुर जनपद और आसपास जनपद के किसानों को फायदा देने के लिए वो चीनी मिल और कताई मिल क्यों नहीं चालू की गई, जबकि ये पुल लगभग 1000 करोड़ 1200 करोड़ के आसपास की योजना है, और ये कताई मिल और ये चीनी मिल 200 करोड़, कताई मिल तो 100 करोड़ में चालू हो सकती थी। नंदगंज की चीनी मिल 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हम लोग जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, BIFR में ये चीनी मिल थी, एक ही लाइसेंस पर रायबरेली की चीनी मिल और नंदगंज की चीनी मिल थी। BIFR एक इंडस्ट्रियल कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, जहां पे कोई विवादित मामले आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लेबर पेमेंट, बहुत लोगों के कर्मचारियों के पेमेंट बकाया थे, बहुत लोगों के गन्ने के भुगतान बकाया थे, तो उस वजह से वो BIFR में गया था। मेरी गवर्नमेंट ने जिनके बकाये थे उनके भुगतान के बदले उनको फेयर अलॉट कराए, और जहां पैसों की जरूरत थी वहां फंड दिया। उसके बाद ये निकल सकती थी BIFR से, लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन केंद्रीय सरकार, जिनके कृपा पात्र लोग ही अदालतों में जज के रूप में नियुक्त होते हैं, उन्होंने इसको बाहर आना इसलिए नहीं दिया कि वो नहीं चाहते थे कि चीनी मिल बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में शुरू हो, खासतौर से रायबरेली में, क्योंकि ये उनके मुंह पे तमाचा होता, तो उन्होंने नहीं आने दिया। इसका प्रमाण मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि जैसे ही फरवरी 2012 में सरकार बदली, अप्रैल 2012 में BIFR से वो मिल बाहर हो गई, और तुरंत वहां रायबरेली में एम्स बनाने का प्रस्ताव हो गया और एम्स वहां बनने लगा। और नंदगंज की चीनी मिल तो तब से, अप्रैल 2012 से आज तक किसी ने उसके बारे में कोई प्रयत्न नहीं किया, वरना ये कभी भी शुरू हो सकती, कोई वैधानिक अड़चन नहीं था इसके लिए। अब सरकारों की अपनी मान्यताएं हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि धरातल से जो आदमी जुड़ा होता है, उसको धरातल के आदमी की समस्याओं का ज्ञान होता है, और अधिकारियों के दम पर जो बातें की जा रही है, निश्चित रूप से उसका ये परिणाम है कि नंदगंज की चीनी मिल नहीं चालू हो पाई, बहादुरगंज का चीनी वो कताई मिल नहीं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से संबंधित एक बहुत बड़ा बेल्ट है, यहाँ की सब्जियां बाहर जा रही हैं, यहाँ के बहुत सारे प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं। मैं ये 200 बीघे नंदगंज की चीनी मिल में पड़ा हुआ है, और वहां आप
पावर प्रोडक्शन यूनिट बना सकते हैं, आप फूड पार्क बना सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ी यूनिट वहां लग सकती है। और यहाँ के लोगों की, मैं तो कहता हूँ कि अगर आम जन को और व्यापारी को भी खुश होना है तो यहाँ इनफ्लो होना चाहिए, और उस इनफ्लो का और कोई रास्ता नहीं है। गाजीपुर में बहुत सारी संभावनाएं, उनमें हम लोग देखें।